हरे कृष्णा। तो आज हम भागवत संदर्भ के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जब कोई भेद हो जाए, जब कोई फूट हो जाए, उस फूट में उसको समाधान, उसका इलाज कैसे करें। लोग अगर इतर बितर तितर हो जाएं, उनको फिर से कैसे जोड़ा जाए। हाउ टू ब्रिंग डिस्पर्स पीपल टुगेदर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लोगों को जो दूर ले जाए, और सॉल्यूशन है इसका जोड़ना। कैसे लोगों को फिर से जोड़ें, जोड़ने का विज्ञान। लोगों को जोड़ने का विज्ञान है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आदमी टूटा कहाँ से। ये जीव जो था ना, जीव जो था कृष्ण के साथ था। कृष्ण के साथ रह के उसको जमा नहीं, और जमा नहीं तो जीव और कृष्ण का डाइवोर्स हो गया। बिजली गिर गई दोनों के रिलेशन में, और जीव और कृष्ण अलग हो गए। तो जब जीव कृष्ण को छोड़ सकता है, इतना स्वीट व्यक्ति है कृष्ण। इसके बारे में आप कभी देखिएगा कि किसी के साथ भी कृष्ण अपने आप को सेट कर लेता है। जिसका कृष्ण के साथ सेट नहीं हो रहा है, उसका बाकी जीवों से सेट होना दिक्कत की बात जरूर होगी। सबसे इजी सेट करने के लिए जो कृष्ण है वो सेट नहीं हो रहा, तो बाकी जीव और जीव का सेट होना तो डिफिकल्ट तो जाएगा ही जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसके ऊपर हम आज लेते हैं, हम आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती कहां से। जब एक चीज के ऊपर दो लोग आके झगड़ा करने लगते, तो प्रायः शुरुआत होती है एक अनार 100 बीमार, एक अनार 2 बीमार। मतलब है कि जब रिसोर्सेस कम होते और लोग उसको यूज करना चाहते हैं, तब ये झगड़ा होता है। कॉन्फ्लिक्ट होने का रीजन है कि चीज एक है और चाहने वाले लोग 2 हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेस रिसोर्सेस, ये पहला रीजन है कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का फियर ऑफ अथॉरिटीज, सुपीरियर्स। फियर ऑफ अथॉरिटी। अगर आप अपने ऊपर वाले बॉस को, उससे अगर आप डर रहे हो, तो डरोगे जब, तो उससे और डर जो है आपका और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट करा देगा। बहू और सास के बीच में अगर ये फियर है, फियर से भी ज्यादा होता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन ज्यादा होता है फियर से भी ज्यादा, डर जैसा कुछ है ना। इनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है।
कॉन्फ्लिक्ट को अलग अलग जगह से आता है। कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ से, इतना ज़्यादा जरूरत जानने की जरूरत नहीं, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ से आता है। पॉसिबल सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते कहाँ से। अब कॉन्फ्लिक्ट को अगर दूर करना है तो आपके पास क्या टूल्स होने चाहिए। आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले बुद्धि। और बुद्धि कैसी कैसी होती है, इसको आप नोट करिएगा। आज आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामायण से है ये सीधा। बुद्धि का पहला पार्ट है सुनने की इच्छा रहना। आप सोचेंगे बुद्धि का मतलब है बहुत, आप जो सोच रहे हैं उसमें से ये कुछ नहीं। सुनने की इच्छा, अगर कोई सुनने की इच्छा रखता है तो उसका बुद्धिमान है। पहला लेवल बुद्धि है उसमें, सुनने की इच्छा है उसके। दूसरा है बुद्धि का सुनकर ग्रहण करना। उसको इंग्लिश लिख देते हैं। सुनने की इच्छा का मतलब है डिजायर टू हियर, डिजायर टू हियर। आ रहा है। दूसरा है सुनकर ग्रहण करना। ग्रहण मतलब होता है होल्ड, होल्ड व्हाट यू हर्ड, व्हाट यू हैव हर्ड। सुनकर ग्रहण करना, क्योंकि बहुत लोग इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। जो निकाल देते हैं कम बुद्धिमान है। लेवल 1 की बुद्धि उनके पास, सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा के बाद बहुत, तो आजकल के बच्चे तो सुनने की इच्छा भी नहीं रखते। पूरा मोबाइल के, घर में मामा आ गया है, चाचा आ गया है और वो मोबाइल पे पबजी खेल रहा है, तो सुनने की इच्छा भी खत्म हो गई। सुनकर ग्रहण करना तो बहुत आगे की बात है। उसके बाद तीसरा है ग्रहण करके धारण करना। ग्रहण करके धारण, ये क्या है? होल्ड करने के बाद एक्सेप्ट करना। होल्ड के बाद एक्सेप्ट, दिल में ले लेना, दिल में मान लेना। ये थर्ड लेवल। चौथा लेवल है ऊहापोह करना। ऊहापोह, ऊहापोह का मतलब कंसिडरिंग द बोथ साइड्स। क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल हाय। ऊहापोह, इसको कहते हैं डोल्ड्रम्स। ऊहापोह इंग्लिश में एनालाइजिंग द बोथ साइड्स, कंसिडरिंग बोथ साइड्स, कंसिडरिंग बोथ साइड्स, कंसिडरिंग बोथ साइड्स। ये बुद्धि का चौथा लेवल है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास बुद्धि का सहारा ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप बुद्धि है आपके पास तो आप उसको, ये चौथा लेवल है। ये रामायण से हम पढ़ा रहे हैं आपको अभी। भागवत में इसका एग्जाम्पल है, भागवत में, लेकिन ऐसा सिस्टमेटिकली जो दिया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण है, किष्किंधा कांड का 54 चैप्टर है। यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। हम इसको मिटाएंगे, आप इसको स्क्रीन क्लिक कर लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुद्धि का अगला लेवल है अर्थ और तात्पर्य को समझना। ये पांचवा लेवल। ओके, ये लेवल बढ़ गया। सुनने की इच्छा, फिर से मैं लिख देता हूं।
एक्चुअली वो जो ब्रेकअप में था, सुनने की इच्छा, ये पहला है, सुनने की इच्छा। और उसके बाद सुनना, वो दूसरा है, टू एक्चुअली हियर, डिजायर टू हियर, सुनकर ग्रहण करना, होल्ड, ग्रहण करके धारण करना, एक्सेप्ट, ऊहापोह, एनालाइजिंग बोथ साइड्स, एनालिसिस से मीनिंग समझ में, अर्थ, और सात तत्व ज्ञान से संपन्न होना। ये बुद्धि के लेवल्स हैं। अगर आपको बुद्धि के लेवल समझ में आ गए तो हम अगला चीज सिखाएंगे। अब आपके पास अगर बुद्धिमानों के आपको अगर कैटेगरी समझ में आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए आपके पास 4 हथियार हैं। साम, दाम, दंड, भेद। तो दंड लास्ट में। अब ये आप किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लगा सकते हैं साम। साम का मतलब फ्रेंडशिप। आप इससे बात करना चालू कर सकते हैं और इसको आजकल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो सेमिनार्स होते हैं वो साम के ऊपर होते हैं कि अच्छे फ्रेंडशिप करने के लिए एम्पैथिक लिसनिंग आपको बहुत जरूरी है। एम्पैथिक लिसनिंग मतलब इसमें सुनना होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सुनते कैसे। एम्पैथिक लिसनिंग मतलब आप जब सुनते हैं तो सुन के अपना जजमेंट नहीं देते वहाँ। और जजमेंट कैसे होता है सो आपको दिखाते हैं। साम हम देख रहे हैं एम्पैथिक लिसनिंग। किसी से आप सुन रहे हैं कि समझ लीजिए कि आपका, मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था, बच्चा अगर घर में आता है और अपना बैग फेंक देता है और आप उसको सुन रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो गया, उसने बैग फेंक दिया घर में आकर। तो एम्पैथिक लिसनिंग क्या नहीं है। पहला एडवाइसिंग। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सुनते हैं तो पहला क्या कर देते हैं, एडवाइस। एडवाइस मत दीजिए। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है एडवाइस देने से बचिए। फिर आप कहेंगे कि जब एडवाइस नहीं देंगे तो फिर कैसे जाके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। होगा ना, वही हम देखने वाले हैं, बिना एडवाइस के कैसे रिजॉल्व होगा। दूसरा, जैसे एडवाइस देते हैं ना कि वो मोटा हो गया, तुम क्या कहते हैं, यू शुड ईट लेस। और कितने बार आपके एडवाइस को लोगों ने फॉलो किया ये बताइए। आप सच में दिल से पूछिए कि मैंने आज तक इतने लोगों को इतना एडवाइस दिया है, कितने लोगों ने दिल से उस एडवाइस को फॉलो किया। बहुत कम मिलेंगे, है ना। और अच्छा ऐसे देखिए कितने लोगों ने आपको एडवाइस दिया है और आपने कितने बार लोगों के एडवाइस को अपने लाइफ में स्ट्रांगली फॉलो कर लिया। बहुत कम बार होगा जो आपने सीरियसली लिया किसी के एडवाइस को। तो एडवाइसिंग नहीं करना है जब आप सॉल्यूशन देते हैं। दूसरा, प्रोबिंग नहीं करना। प्रोबिंग, किसी के जिंदगी में अपनी नाक घुसेड़ना, तो कहते हैं प्रोबिंग। प्रोब ऐसे कुछ लेके, है ना, हिंदी में कहते हैं उंगली करना, है ना। प्रोबिंग, प्रोब नहीं करने। प्रोब मतलब
तू उधर क्या कर रहा था, जरूर तू कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। तो किसी को प्रोव करना, उकसाना, हिंदी में कहते हैं उकसाना। तीसरा ये भी नहीं करना, इंटरप्रेटिंग, मैं समझ गया, इंटरप्रेट नहीं करने। इंटरप्रेट जैसे कैसा होता है, दैट मीन्स यू हैव डन ए ऑफेंस, यू आर हेल्ड पनिशेबल, यू आर पनिशेबल। तो ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे, अपना एक इंटरप्रेशन, निष्कर्ष नहीं देना है। जब आप किसी को साम के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हो, अपना इंटरप्रिटेशन, मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, लेकिन पहले आप थोड़ा प्रोसेस समझिए, क्योंकि अभी मैं रामायण से हनुमान जी का एग्जांपल दूंगा आपको। और हनुमान जी ने ये सब कोई भी चीज़ें नहीं की। कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी को बल सागर नहीं कहा गया, जबकि हनुमान जी ने बल के इतने काम किए। हनुमान जी को ज्ञान के गुण का सागर कहा गया, बहुत बुद्धिमान माना गया उन्हें। तो जरूर बुद्धिमानी वाले काम किए होंगे उन्होंने। क्या क्या बुद्धिमानी वाले काम किए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हनुमान जी ने कहाँ कहाँ किया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज हम हनुमान जी के ऊपर ही चर्चा कर पाएंगे। और भागवत का जो संदर्भ है हमारा, जिस संदर्भ से लेकर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आया है पृथ्वी के सेक्शन से, वो आज नहीं तो कल हो सकेगा। तो एडवाइस नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है, इंटरप्रेट नहीं करना है, और इवेल्युएट नहीं करना है। माय गुडनेस, वी ऑलवेज इवेल्युएट अदर्स। बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ओ यू आर डूइंग गुड, ओ यू आर नॉट डूइंग गुड, यू हैव डन एक्सेलेंट, कीप इट अप। ये सब के सब इवेल्युएशन है, और मैक्सिमम टाइम हम इवेल्युएट करते हैं। और इवेल्युएशन इज अगेंस्ट एम्पैथिक लिसनिंग, ये एम्पैथिक नहीं। किसी को ना अच्छा कहना बुरा कहना, दोनों भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। कहना है, बात कैसे करना है, उसके बात को ही उसको रिफ्लेक्ट करके सुनाना है। अगर मैं बोलूँगा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा लगता है कि आप बहुत तकलीफ में हैं। बोले हाँ, लेकिन इतना भी नहीं, अच्छा बहुत तकलीफ में नहीं, थोड़ी तकलीफ में। अरे पेट में जो दर्द हो रहा है ना, इधर से उधर वो गैसेस घूम रहे हैं। ओ तो ऐसा करो कि आप एक गैस की गोली ले लो। क्या किया मैंने, एडवाइस नहीं भाई, एडवाइस नहीं देना। जब वो डॉक्टर के पास जाएगा ना, डॉक्टर दे देगा उसको एडवाइस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जब आप बैठे हैं तो आपको एडवाइस नहीं लेना। वहां पे एडवाइस नहीं देना, नो एडवाइस। जितना आप एडवाइस से बचिएगा, आप ज्यादा अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाइएगा। एडवाइस मत दीजिए। उसके बाद जैसे ही, जरूर तुमने कुछ कल खाया होगा, रात को पानी पूरी खाई होगी, भेलपुरी खाई होगी, दाबेली खाई होगी। प्रोबिंग, मैंने किया प्रोबिंग, उकसा रहा हूं उसको कुछ बताने के लिए, ये भी नहीं करना। इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करना, तुम हो ही ऐसे, तुम्हारा जीभ पे कोई लगाम ही नहीं, जहां जाते हो मुंह कुछ खा लेते हो। इंटरप्रेटिंग, ये भी नहीं करना। इवेल्युएटिंग, यू आर ए बैड गाय, ये भी नहीं करना। पॉजिटिव इवेल्युएशन नहीं करना है। किसी ने कोई अच्छा दिखा रहा है तो उसको भी नहीं कहना यू आर वेरी गुड वन, ये भी नहीं कहना। आप बोलेंगे अच्छा भी नहीं करना है, बुरा भी नहीं करना। देखो आप अभी आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बैठे हो। जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो आप एकदम न्यूट्रल होने का तैयारी करो, न्यूट्रल। और साम जो है फ्रेंडशिप जो है एम्पैथिक लिसनिंग, सुनिए और सुन के रिफ्लेक्ट करिए। सो कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए। एक बार एक लेडी आई मंदिर में अपने एक बच्चे को लेके, बोली मेरा और मेरे सास का एकदम नहीं जमता है, क्या करूं। और मुझे कुछ पता नहीं था, मैं एकदम नया मंदिर में ब्रह्मचारी बना था।
और मुझे पता था कि हर समस्या का ज़िंदगी में एक ही सॉल्यूशन है, हरे कृष्णा का जाप करो, एकदम सॉल्व हो जाता है। चाहे इसको आप समझो या मत समझो, हो जाता है कैसे न कैसे करके। मैंने एकदम पकड़ा, एक माला निकाला, बोला देखिए माता जी आप ऐसा करिए, ये माला लेके आप जपना चालू करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और करते करते आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप इसको पलट दीजिएगा, इसको पलटते ही आपका सांस का दिमाग पलट जाएगा। फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ दूसरी बार, जितने बार आपको सांस का दिमाग पलटना है उतनी बार आपको माला पलटना पड़ेगा। अच्छा, तो कम से कम 2-3 बार करिएगा ना तो दिमाग सीधा हो जाएगा। मैंने उसको माला दे दिया, वो माता जी इतनी खुश हो गई, वो लेके चली गई और फिर वापस कभी प्रॉब्लम लेके मंदिर नहीं आए। तो ये एम्पैथिक लिसनिंग नहीं, ये अंधेरे में तीर मारा और लग गया, ऐसा है। ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं दिया मैंने। एक्चुअल सॉल्यूशन है कि उसको यहाँ पूछना है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम जरूर बताएगी, और प्रॉब्लम को अगर आप सही समझें तो आप उसको रिफ्लेक्ट करके बताइए कि एम आई अंडरस्टैंडिंग राइट, क्या ये जो मैं समझ रहा हूँ ये सही है। बोले यस। जब तक वो यस नहीं बोलती है तब तक आप उसको रिफ्लेक्ट करते रहिए। तो मैं ये समझूं इसका मतलब ये नहीं, तो ये समझूं, बोला यस। जब तक वो यस नहीं बोल देती तब तक उसको रिफ्लेक्ट करिए। और आप कभी एडवाइस देते ही सामने वाला दूर हो जाएगा, वो सुनना नहीं चाहेगा वहाँ से आगे। और ये हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम एडवाइस देते, हम एडवाइस दे ही देते, और एडवाइस देना मतलब आफत खरीद के लाना है ना। इंडिया में एडवाइस देना बहुत आसान है, सब एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं, है ना। इंडिया में हर किसी को एडवाइस देता है ना। फॉरेन कंट्री में जाओगे एडवाइस दोगे तो बहुत गुस्से हो जाएंगे लोग, वो अपने बुद्धि का इंसल्ट मानते हैं कोई एडवाइस दे रहा है। ओ दैट्स इंटरेस्टिंग आइडिया, लुक्स प्रीटी। कोई भाव नहीं देगा आपको एडवाइस को। सामने वाला डाउट भी करेगा कि मुझे क्यों एडवाइस दे रहा है। इंडिया में थोड़ा ट्रस्ट का लेवल हाई है, एडवाइस दे देते हैं, लेकिन एडवाइस कोई सुनता नहीं है ना, एडवाइस कोई करता है। एडवाइस कोई तब करेगा जब आदमी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर का एडवाइस जरूर सुनता है, क्योंकि उसमें मरने की बात होती है। और जब गुरु के पास कोई आ जाए और गुरु के पास आके अगर शरणागति हो जाए तो उसको एडवाइस दे सकते, उतना ही एडवाइस दे सकते हैं जितना उसको शरणागति है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके शरणागति के डिग्री के ऊपर उससे हम एडवाइस दिया जा सकता है। लेकिन कभी भी एडवाइस कम शरणागत व्यक्ति को, तो पहले एज्यूम करना चाहिए कि आप जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपके सास से, बहू से, बच्चे से, बेटी से, मम्मी से, पापा से, फ्रेंड से, जिससे भी हो रहा है, वो आपका चेला नहीं है, आपके शरण में नहीं आया, वो आपका दोस्त है, आपका एक रिलेटिव है। तो उसको एडवाइस देते ही आप उसको कोई नीति नहीं लगा सकते। पहला चीज आप सुनिए, बोलेगा यू आर क्रिएटिंग हेल इन माई लाइफ, तो ये नहीं बोलने, तो एडवाइस नहीं करने का, ओ यू शुड टेक सम मेडिसिन, गो टू साइकेट्रिस्ट, ये एडवाइस हो गया। प्रोबिंग हेल, आई एम क्रिएटिंग हेल, यू हैव क्रिएटेड हेल, लुक व्हाट यू हैव डन हियर, दिस इज कॉल्ड प्रोबिंग। इंटरप्रेटिंग, you nonsense, interpreting, evaluating, you damn fool, idiot, evaluating। जैसे ये 4 चीजें करिएगा रिलेशन ब्रेक के खत्म हो जाएगा, रिलेशन में कुछ नहीं बचेगा। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग कैसा होता है, अगर बोला यू हैव क्रिएटेड हेल इन माई लाइफ, तो आप उसको बोलिए, आप सोचिए कि उसके अंदर क्या फीलिंग आ रहे हैं और उसकी फीलिंग को पहचानिए। You looks like you are feeling obnoxious about me. Not only obnoxious, more than that. Oh, looks like you just hate me. Yes, I just hate you. जैसे आपने बोल दिया ना, वो पहला रिलेशन बन गया। आपने उसके भावनाओं को पहचाना ना, उसका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही उसका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्रैक हो चुका है। हालांकि उसने बोला आई हेट यू, आपका बॉडी और उसका बॉडी दोनों रिलैक्स होते हुए आपको दिखेंगे। आपके बॉडीज को रिलैक्स होते हुए आप देख सकेंगे, अपने और उसके बॉडी को। फिर आप बोलिएगा, यू नो इट सीम्स दैट यू वांट क्लीन एंड आई एम क्रिएटिंग ए मेस। यस एग्जैक्टली, आई वांट एवरीथिंग टू बी ऑन प्लेस एंड यू बम just throw things here and there।
तो अब आपके कोई ना कोई वैल्यू उसके टच हो गया। उसका वैल्यू क्लीननेस था, सफाई पसंद आदमी था, और आपने सामान इधर उधर फेंक दिया। आप अल्हड़ बाबा थे, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, वो गुस्सा हो गया। जैसे आपने सेकंड स्टेज किया ना, अब दोनों और रिलैक्स फील करेंगे। हालांकि अभी भी बोल रहा है, लेकिन अब वो बात में टोन में बहुत पावर कम हो चुका है। उसके बाद थोड़ा उसको टाइम दीजिए और एक रिक्वेस्ट करिए, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू, should you understand what you should do? That's what I want to know, what exactly I want to do, I'm supposed to do. You should understand, you're an intelligent man, you should do what, that's what I want to tell you. What exactly should I do? Should I keep the things in place and leave and that will be okay for you? No, I think that's fine. तो आपको उससे सॉल्यूशन निकालना होगा, तब जाके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। अपना सॉल्यूशन उसको जब तक आप दीजिएगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। जब आप उसका सॉल्यूशन दीजिएगा, उसका और आपके बॉडी को रिलैक्स होते हुए आप देखिएगा, एकदम रिलैक्स होते हुए देखिएगा, एकदम। एक बार हमारे मंदिर की गाड़ी को हम लेके जा रहे थे और वो सारी गाड़ियां लाइने में खड़ी थी और हमारे कार वाले ने लाइन क्रॉस कर दी और ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया। पुणे की बात, पकड़ लिया और वो फाइन भी करने वाला था और हमें प्रोग्राम को भी जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं भी रिफ्लेक्ट करके देखता हूँ कि क्या होता है। मैंने बोला, आप चाह रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ लाइन से चले और हमारे कट मारने से ये आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, आप बर्डन हो जा रहे, ओवर बर्डन हो रहे, पहले से ही बर्डन है और ओवर बर्डन हो जा रहे। बोला हाँ एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही। वो एकदम मेरे को ऐसा देखा, उसको थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि ये मेरे को समझ रहा है, मेरा प्रॉब्लम ही समझ रहा है। फिर मैं बोला कि हम सब लोगों को जरूर इस लाइन पे ही चलना चाहिए, ये हमारा जो है जिम्मेदारी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर उसने मुझे देखा, फिर उसने ड्राइवर को देखा, फिर बोला जा रे बाबा जा। ड्राइवर को बोला फिर जा रे बाबा। जब आप रिफ्लेक्ट करते हो ना, उसके भावनाओं को आप समझते हो ना, वो भी एक इंसान है, सामने वाला भी एक इंसान है, खाली आप ही इंसान नहीं हो। दुनिया में आपके अलावे भी और इंसान हैं। आप घूमेंगे तो आपको और भी दिखेंगे। तो आपको और इंसानों को जब आप देखेंगे, जब आप और इंसानों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ये भी एक प्रॉब्लम में जी रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे सता रहा है, अरे ये सता क्यों रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम में जी रहा है, इसलिए मुझे सता के कुछ बचा रहा। हर व्यक्ति इनसिक्योर है, दुनिया में हर व्यक्ति इनसिक्योर है, हर व्यक्ति, पेरेंट्स से लेके, फ्रेंड्स से लेके, चिल्ड्रन से लेके, हर व्यक्ति इनसिक्योर है। आपको मैं एक श्लोक सिखाता हूँ, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णवत, पूर्ण भगवान पूर्ण है, संसार पूर्ण है। पूर्ण संसार, पूर्ण भगवान से निकलने के बाद जो बचता है भगवान, वो पूरा पूर्ण रहता है। तो इस श्लोका का इतना जटिलता में मत घुसिए। श्लोका से एक चीज सीखने के लिए ये है कि संसार पूर्ण है। तो जब संसार पूर्ण है, इसको मिटाओ, जब ये संसार पूर्ण है तो पूर्ण संसार में आपको कोई कमी कैसे दिख रही है? इनसिक्योर फीलिंग कहाँ से आ गई? ओ मेरे पास कुछ कमी है, कुछ कमी की फीलिंग कहाँ से आ रही? पूर्ण संसार मतलब ये आपके नजर की कमी है, ये आपके नजर के फेर, नजर की कमी, इनसिक्योरिटी। संसार तो पूर्ण बना हुआ है, दुर्गा जी का मैनिफेस्टेशन है, कृष्ण से दुर्गा जी आती हैं, दुर्गा जी ने मैनिफेस्ट किया, संसार पूरा पूर्ण है, कुछ कमी हमारी आंखों में है। तो जब आप किसी से बात करके उसके भावनाओं को समझते हो, एक बार एक फॉरेन कंट्री की बात है, एक लड़की पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में गई थी और वो स्कूल में ऑफ आवर्स में भी कुछ काम कर रही और अकेले सुनसान जगह में स्कूल कॉलेज था और कोई बदमाश मावाली वहाँ पे घुस गया और गन लेके उसको बोला रिमूव योर क्लोथ्स। बहुत हेवी, सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है और लड़की ने उससे बात करना चालू किया बस, और बोला कि आई कैन सी हाउ मच
हाउ मच, उसने वो फीलिंग को एड्रेस किया, उसके फीलिंग को, और जैसे बोला यस आई एम, रिमूव योर क्लोथ, अभी भी वही बोल रहा है, रिमूव योर क्लोथ। अगर आपको अपने टोन में देखा होगा, टोन में बहुत फर्क आ गया, पहले के टोन में और अभी के टोन में आधा 50% का पावर डिफरेंस है। लड़की ने फिर बोला आई एम फीलिंग थ्रेटेंड एंड आई एम फीलिंग इनसिक्योर्ड। पहली बार उस अपराधी को यह लगा कि इसके अंदर भी एक जान है। उसको लग रहा था मैं ही एक जिंदा हूं और बाकी सब मशीन है एंजॉय करने के लिए। उसको लगा इसके अंदर भी कोई आत्मा है, जान है, ये भी कुछ सोच रही है। तो उसने बोला, वो गन तो भिड़ाए हुए था, बोला गिव मी योर पर्स। तो उस लड़की ने अपना पर्स दिया, उसने उसमें कुछ पैसे निकाले, पर्स उस लड़की को वापस किया, चला गया। ये रियल स्टोरी है। तो ये अगर आप बात करना सीख जाएं, अपनी सामने वाले के भावना को रिफ्लेक्ट करना सीख जाएं, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व कर सकते हैं। बात करना आपको सीखना पड़ेगा, सामने वाले के बातों को रिफ्लेक्ट करना, और इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको भागवतम पढ़ना पड़ेगा। भागवतम में ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोगों ने एग्जैक्टली अपने फीलिंग्स को और एक्सप्रेस करके दिया है। भागवतम में जो कैरेक्टर्स हैं ना, अपनी चीज़ों को भी छिपाते नहीं, बहुत एक्सप्रेसिव लोग हुआ करते थे पहले। आजकल जैसा नहीं कि सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, उसका मीनिंग तीसरा कुछ निकलता है और करते कुछ चौथी चीज़ है, ऐसा नहीं। तो पहला चीज़ है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। जो आप सुन रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करके सामने वाले को कंफर्म करें कि यही चीज़ तुम कह रहे हो कि कुछ और कह रहे हो। तो पहला रिफ्लेक्टिव, साम की टेक्निक में पहला रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, जो सुन रहे हैं उसको आप रिपीट करके सुनाइए और उसे कंफर्म कराइए कि यही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होने के बाद बात करते करते उसी से सॉल्यूशन निकलवाइए। सामने वाले से ही पूछिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जब तक उसका सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से मैच नहीं कर जाता है, तब तक उसे सॉल्यूशन मांग करेंगे। और जब सॉल्यूशन रिक्वेस्ट करते रहिए, रिक्वेस्ट फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अनदर सॉल्यूशन, रिक्वेस्ट करते रहिए। जब उसका सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से मैच कर जाए, इसको वैलिडेट करिए। ओह सो नाइस, दिस लुक्स परफेक्ट, उसको वैलिडेट कर दीजिए, उसको आप ठप्पा लगा दीजिए, ये एकदम सही कह रहे हो, जो कह रहे हो सही। तो ये साम है। साम मतलब बातचीत, दोस्ती करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का टेक्निक है साम। ठीक है, अब हम आगे आएंगे दाम। लिखिए दाम, कितने हैं दाम। दाम में आपके पास होने चाहिए पैसे। जो लोग दोस्ती से नहीं समझते उसको फिर आपको कुछ देना पड़ेगा। लड़की वाले केस में भी हमने देखा, लड़की ने कुछ पैसे दिए आके, पहले दोस्ती भी किया और कुछ पैसे दिए, तो कुछ तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और ये प्रोसेस है। आप सोचिएगा कि मैं केवल पाऊंगा और कुछ खोऊंगा नहीं, पाऊंगी और कुछ खोऊंगी नहीं, आपका नहीं चलेगा। दुनिया में हमेशा नो पेन नो गेन आपने सुना होगा। तो आपको दाम देना पड़ेगा, और दाम देने से अगर बात नहीं चल रहा है तो आपको खेलना पड़ेगा भेद। भेद का मतलब है आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसकी मन के ताकत को, जहां जहां से वो ताकत उठा रहा है उसको तोड़ना पड़ेगा। और भेद नहीं चले तो आखिरी उपाय है दंड। दंड मतलब फियर। फियर, दंड मतलब दंड, दंड जब पनिशमेंट्स है ना, सरकार कुछ पनिशमेंट दे रही है, दंड दे रही है। दंड, जो कालाधन रखेगा उसको 2 गुना फाइन देना पड़ेगा। दंड, डर के मारे फिर लोग देंगे। तो ये 4 चीजें, साम दाम भेद दंड, ये 4 चीजें जो हैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं। हनुमान जी सीता जी को खोजने निकले हैं। अंगद उस पार्टी के लीडर हैं, और अंगद के पार्टी के लीडर होने के बाद
वो सब खोजते 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 स्वयं प्रभा की गुफा में जाते। और ये गुफे में घुस के 8 मील लंबी गुफा में घुसते हैं। घुसने के बाद बहुत भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। वो उस गुफे में खाने पीने का पूरा जुगाड़ होता है। और खा के पी के बंदरों का जो 1 महीने का जो टाइम है सुग्रीव ने दिया था, 1 महीना में घूम के आना, वो टाइम उनका गुफे में खाने पीने में खत्म हो गया। बेचारे थके हारे थे, भूखे थे, खाए पिए और खूब आराम से एंजॉय किए। स्वयं प्रभा को बोले, अरे अरे हमारा 1 महीने का टाइम तो खत्म हो गया। तो स्वयं प्रभा ने कुछ मैजिक करके गुफे से इनको निकाल के समुद्र के किनारे तक पहुंचा दिया। ये स्टोरी का बैकग्राउंड है। आगे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जब 1 महीना पार हो गया है तो बंदरों को पता है कि अगर हम वापस सुग्रीव के पास जाएंगे तो सुग्रीव क्या करेगा, सबको प्राण दंड देगा। प्राण दंड इसलिए क्योंकि इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। 1 महीने में रिटर्न आना था, कोई आया नहीं। बंदर इतने डर गए, बंदरों में 3 गुट बन गए। ये पूरे के पूरे बंदर 3 गुटों में बट गए। एक गुट ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इस स्वयं प्रभा की गुफा में वापस चले जाएंगे और वहीं अपना जिंदगी बिताएंगे, हम सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे, मरना नहीं है हम लोगों को। दूसरा जो ग्रुप था वो कह रहा था कि हम क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और यहीं पे मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तीसरा ग्रुप कंफ्यूज था, यहाँ जाएं ये वहां जाएं, यहाँ जाके प्राणदंड ले लें कि कहीं और भाग जाए। ये 3 ग्रुप बन गया। 1 लाख बंदर थे खोजने में निकले और वो डिवाइड होकर 3 ग्रुप में बढ़ गए। 1/3 1/3 1/3 3 ग्रुप बन गए बंदरों के। ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देखिए अब सोचिए 1 लाख बंदर 3 ओपिनियंस ले रहे हैं। कोई इधर जाना चाहता है, कोई उधर जाना है, कोई भूखे मरना चाहता है। डर गए लोग काफी। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। और अंगद खुद जो है वो उसने, अब देखिए इस ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट तो बंदरों का है, जो इसका लीडर है अंगद, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा। अंगद कहता है, अंगद ने एक तीसरा राग छिड़ा। अंगद कहता है सुग्रीव जो है वो मेरे बाप का हत्यारा है, आई डोंट ट्रस्ट सुग्रीव। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है मित्रों, ये ट्रस्ट लेवल नीचे जाने से आता है। कॉन्फ्लिक्ट का सीधा संबंध ट्रस्ट से। भरोसा जब उठ जाता है, ट्रस्ट जब उठ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये आप लिख लीजिए, भरोसा उठा, कॉन्फ्लिक्ट आया। भरोसा ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दे रहा। अंगद का भरोसा सुग्रीव से उठ चुका है। उसका कारण है, सुग्रीव ने क्या किया, उसके बाप को मरवाया। सुग्रीव ने क्या किया, जो तारा थी, जिसकी माँ थी, उसको रख लिया, है ना। तो इसको लग रहा है कि सुग्रीव जो है ये मेरा बड़ा दुश्मन है। अगर मैं वापस गया तो सुग्रीव तो चाहता है अंगद को मारना, ये सुग्रीव सोच रहा है, ये अंगद सोच रहा है। अंगद सोच रहा है कि सुग्रीव मुझे मारना ही चाहता है, कोई रीजन ही खोज रहा है। और ये बहुत बड़ा रीजन है उसके लिए कि 1 महीने में लौट के नहीं आया। उसके लिए मेरे को प्राणदंड पक्का मुझे तो देगा ही देगा। इसलिए मेरा जाना तो एकदम 100% मौत को निमंत्रण देना है। कैसे मार देगा, जेल में डाल के जिंदगी भर सड़ा देगा, ऐसे मार देगा, कैसे भी मार देगा। इसलिए 3 ग्रुप बन गए कि हम नहीं जाएंगे। तो अब हनुमान जी क्या करते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, सो देखिए। बहुत सारे हनुमान जी के तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से भरे पड़े हैं पूरा रामायण। ये बहुत ही क्लासिकल केस है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, इसलिए इस केस को हम देख रहे हैं। पहला चीज करते हैं, पहला करते हैं साम। इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको क्लिक कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला साम करते हैं हनुमान, दोस्ती। क्या कहते हैं हनुमान जी,
कहते देखो तुम तो अपने बाप के जैसे शक्तिशाली हो, बाली के जैसा तुम ताकत है तुम्हारे अंदर, तुमको क्या डरना है, तुम क्यों डर रहे हो किसी से भी, तुम बहुत पावरफुल हो यार, उठो, कम ऑन गेट अप, है ना। अब जब उनको जब इतना बोल दिए तो शाम के बाद सीधा हनुमान जी आ गए भेद में। अब ये हनुमान जी का एक्सपर्टीज है, हनुमान जी जानते हैं कि यहाँ दाम क्या चलेगा। हनुमान जी कुछ वहाँ पैसा गुलक तो लेके गए, 1 लाख बंदरों को उन्होंने, इलेक्शन का टाइम है, 1000 रुपया सबको बांट दिया और अपना जो चुनाव चिन्ह है वो दिखा के बोला इसी पे वोट दे देना, और लोगों ने वोट दे दिया और लोग भी भूल गए और आप भी भूल गए लोगों को। ये नीति तो था नहीं, उनको लेकर लड़ने जाना था आगे, उनको लेकर सीता को खोजने जाना था। तो इसलिए वो दाम वाला काम नहीं चलेगा, दाम वाला काम इतना हल्का से नहीं चलेगा। तो हनुमान जी ने निकाला वहां भेद नीति। भेद नीति में सबसे पहले कहते हैं, पहला कहता है कोई भी बंदर भेद नीति का पहला चाल करता है हनुमान। हनुमान ने भेद नीति खेला। पहला चीज कहते हैं सुनो, ये बंदर तुम्हारे भरोसे के लोग नहीं। पहले जिस पे भरोसा कर रहा था कि बंदर सब हम ग्रुप बनाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग लेके मैं जिंदगी भर चला दूंगा। हनुमान जी कहते हैं जो अपने राजा का नहीं हो सका वो तेरा क्या होगा, है ना। देखो जब भी दो देश के राजा लड़ते हैं तो उनके कोई ऐसा फूटा हुआ आदमी होता है जो दूसरे राजा को मदद करता है। तो ये जो फूटा हुआ आदमी होता है, ये जब दूसरे को, जयचंद जो मदद करने वाला होता है, जब लड़ाई हो जाती है ना तो पहले जयचंद मारा जाता है, क्योंकि बोले यही बोलता है कि जब तू अपने राजा का नहीं हो सका तो मेरा कैसे होगा, इसलिए पहले उसको मारते हैं। तो इसलिए ये नीति हनुमान जी कहते हैं से जो अपने बाली के नहीं हो सके, ये बंदर बाली के नहीं, फिर ये तेरे कैसे होंगे भाई। हनुमान जी इसको भेद नीति करके मार रहे। ये बंदर बाली के नहीं है, जो अपने राजा का नहीं, जिसने इसको खिलाया, ये सुग्रीव जिसने इसको खिलाया उसके नहीं हुए, ये ऐसे नालायक लोग हैं, तो ये तेरे कैसे हो जाएंगे। हिल गया ना, भेद नीति ऐसा आदमी को हिला देती है। उसके बाद भेद नीति का पार्ट 2 करते हैं। कहते हैं सुनो मैं, फिर कहते हैं दूसरा भेद नीति करते हैं। तो एक दूसरा नीति कहते हैं जामवन, नील, सुहोत और हनुमान। खुद हनुमान कह रहे हैं ये 4 कभी तेरे साथ नहीं रहेंगे सुग्रीव, अंगद याद रखना, ये 4 हम हमेशा सुग्रीव के वफादार हैं। हरे कृष्ण, ये हम 4 है ना, हमेशा के सुग्रीव के ही थे और हमेशा सुग्रीव के साथ ही रहेंगे। और डर गए, पहले तो बंदर तेरे साथ नहीं है, ये 4 मेन लोग तेरे साथ नहीं है, भेद करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, उसके सपोर्टर्स को हटाते जा रहे हैं पीछे से। फिर कह रहे हैं कि तुम हमको दाम दे के भी खरीद नहीं सकते हो, याद रखना, हम ऐसे वफादार है, कितना पैसा तो हम खरीद नहीं जा सकते, और हम इतने शक्तिशाली हैं कि तुम हमको दंड भी नहीं दे सकते, है ना। और तुम हमको दंड नहीं दे सकते, तुम सुग्रीव को दंड नहीं दे सकते, तो कम से कम ये तो सोचो कि कमजोर होके मजबूत से बैर लेने में कमजोर की तो हालत ही खराब होगी, उसको तो भागे भागे फिरना पड़ेगा, ऐसे सोचो। अब भेद नीति का लेवल 3 कर, कहते हैं ये जो गुफा में तुम जाके छिपने की बात कर रहे हो ना, गुफा में जाके छिप जाएंगे, इस गुफा को लक्ष्मण का एक बाण आएगा, पूरा पहाड़ को उड़ा के ले चला जाएगा, और तुम सब जो है ऊपर से दिखोगे, और अगला बाण जो आएगा ना, एक एक को निकाल के ले जाएगा वहां से। तुमको क्या लगता है लक्ष्मण के बाण में ताकत नहीं है? और लक्ष्मण से सब डरते थे, क्योंकि लक्ष्मण से सुग्रीव तक डरता था। तो ये बंदर को पता था कि जब राजा हमारा डरता है उस लक्ष्मण से, और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, लक्ष्मण का नाम लेते, राम का नाम नहीं लिया हनुमान जी ने। यहाँ पे देखिए हनुमान जी कितने बुद्धिमान है, यहाँ उन्होंने लक्ष्मण का नाम लिया।
लक्ष्मण के बाण आते ही तुम सब पकड़े जाओगे, और लक्ष्मण के अगले बाण आते ही तुम सब मारे भी जाओगे। अरे जब उसके बाण इंद्र को चोट पहुंचा सकते हैं तो ये सब क्या है। उसके बाद कहते हैं चार, कहते हैं बंदर जो होते हैं ना, ये बंदर जात जो है ये बड़ा चंचल जात है। ये जाति के आधार पे फोड़ रहे हैं। बंदर जो होते हैं ना अपने परिवार वालों के भी नहीं होते। नारियल दिख गया, कुछ दिख गया तो बच्चा जो जाके पी लेगा, माँ को भी नहीं पूछेगा, माँ जाके खा लेगी और बच्चे को भी नहीं पूछेगी। ऐसा कई बंदरों के साथ देखा भी जाता है। तो कहते हैं जब ये बंदर जात हैं, जब अपने परिवार में इनकी ऐसी स्थिति है तो तेरा क्या सपोर्ट करेंगे। और जब इनको पता चलेगा कि मेरे बाल बच्चे वहां सुग्रीव के पास हैं, तो ये तेरे को आज न कल तो छोड़ ही देंगे। तेरे साथ कितना दिन दोस्ती में घूमेंगे ना, एक दिन तुमको परिवार की याद आएगी तभी तुमको छोड़ देंगे ऐसे भी। इसलिए तुम क्या करो, हम सबके साथ वापस जुड़ो, सुग्रीव के पास चलो। सुग्रीव काफी अच्छा है। अब क्या करते हैं, जब पूरा ध्वस्त कर देते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को, तब वो सुग्रीव की महिमा बताते हैं। अभी तक सुग्रीव के बारे में कुछ नहीं बोले। तो पहला भेद नीति में पहला स्टेज होता है कि उसके जिस पे खड़ा है उसको पहले तोड़ दीजिए, मिसकंसेप्शंस को उड़ाइए। भेद नीति में काट दीजिए, फिर राइट कॉन्सेप्ट को लगाइए। तो अब वो कह रहे हैं कि सुग्रीव जो है वो हमेशा तुम्हारा भला चाहेगा। क्यों चाहेगा? क्योंकि तुम्हारी माँ को बहुत चाहता है, तो तुम्हारी माँ के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। और ये वीक पॉइंट, मनुष्य आदमी का वीक पॉइंट जो है ना, स्त्री, उस वीक पॉइंट को लेके हनुमान जी ने सुग्रीव की दोस्ती को स्थापित कर दिया। कभी भी वो अगेंस्ट नहीं जाएगा। दूसरा, सुग्रीव के ऊपर जो बॉस बैठे हैं ना दो, राम और लक्ष्मण, सुग्रीव को हिम्मत नहीं उनको क्रॉस करेगा। उनके बदौलत बैठा है वहाँ पे, उनके एक इशारे पे उड़ जाएंगे। और उन्होंने बाली के सामने तुम्हारे को भरोसा दिया है, और अंगद को बहुत भरोसा था राम पे। तो इसलिए तुम जो हो सुग्रीव के साथ रहने में तुम्हारी पूरी भलाई है। जब इस तरह से उन्होंने एक एक करके जब सब कह दिया, तो ये जो है, ये अंगद धीरे धीरे जब जो है अंगद का जो डर है कम हुआ। और फिर इसी बीच संपाति आ जाता है, और संपाति को जब पता चलता है कि ये बांदर मरने वरने की बातें कर रहे हैं, जटायु की बातें कर रहे हैं, जटायु के संपाति आता है। संपाति वहीं से देख के दिखा देता है कि सीता तो दिख रही है 100 योजन दूर। और ये सुन के बंदरों में बहुत जोश आ जाता है, और वो लोग एक होके फिर से खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हनुमान जी को अब आगे भेजेंगे। जय श्री राम करके हनुमान जी लंका में पानी में कूद लगाएंगे। जय श्री राम। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। रघुपति के बाण की तरह उड़ेंगे अब हनुमान जी। जहां बुद्धि लगाना था बुद्धि लगाया, जहां कूदना था कूद लगा, जहां बल लगाना था बल, जहां बुद्धि वहां बुद्धि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्व करने के लिए पहले आपको साम दाम दंड भेद, ये 4 चीजों पे आपको करना पड़ेगा। अगर बात करके समस्या का सॉल्यूशन हो रहा है, बात से पहले समझाइए। कुछ ले दे के सेटल हो रहा है तो करिए। भेद जो है तीसरा नीति है। भेद में आप उसके मिसकंसेप्शंस को उड़ा देते हैं, राइट कंसेप्शंस को लगा देते हैं। और दंड में अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप दंड दे सकते हैं। 4 नियमों से आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स कल दिखेंगे आपको, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भागवत में पृथु महाराज का एग्जाम्पल है। पृथु ने कैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने से उन्होंने रोक दिया, इसको देखेंगे। और ये 2 सेशंस में हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।